गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हॉयसाला। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हॉयसाला एम्पायर के जो टेम्पल्स हैं कर्नाटका में, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हॉयसाला क्या हैं? तो ये 12th और 13th सेंचुरी में बनाए गए टेम्पल्स हैं। बेलूर, हलेबिद और सोमनाथपुर में ये टेम्पल्स जो हैं बनाए गए हैं, और ये बेसिकली द्रविडियन मॉर्फोलॉजी को बिलोंग करते हैं। और ये 2014 से ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल थे, लेकिन इनको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है शामिल कर लिया गया है। तो हम देखते हैं इन मेन टेम्पल्स के बारे में। पहला है चन्नकेश्वर टेम्पल। तो ये बेलूर में सिचुएटेड है। विजयनगर टेम्पल है ये, बेलूर का 12th सेंचुरी का टेम्पल है। किंग विष्णुवर्धन ने 1117 में इसको बनाया था ऑन बैंक्स ऑफ यागची रिवर, बेलूर में। और ये विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है। यहाँ पर लाइफ ऑफ विष्णु के बारे में और उनके रीइंकार्नेशंस इंक्लूडिंग रामायण और महाभारत में जो है वो स्कल्पचर यहाँ पर जो है डेडिकेट किया है। और कई जो है रिप्रेजेंटेशंस शिव के भी हैं। अगर हम हॉयसालेश्वर टेम्पल देखें तो ये टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है। और हॉयसाल किंग विष्णुवर्धन हॉयसालेश्वर जो है, इन्होंने 1121 में इसको बनाया था। और यहाँ पर लगभग 240 वॉल स्कल्पचर्स हैं। केशव टेम्पल ये एक वैष्णव टेम्पल है। रिवर कावेरी के बैंक्स पर बनाया गया है। इसको 1258 में सोमनाथ दंडा नायका ने जो है वो कॉन्सिक्रेट किया था। एक हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म पर ये टेम्पल बनाया गया है। और यहाँ पर जो केशव का स्टैचू है वो मिसिंग है इस टाइम पर। और जनार्दन, वेणुगोपाल, दोनों ही जो फॉर्म्स ऑफ शिवा हैं, उनको ये टेम्पल डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये टॉपिक आपके एक गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च की है विश्वकर्मा जयंती पर। और ये विश्वकर्मा जो हैं, हिंदू माइथोलॉजी में उनको आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो अब जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, ये हमारे इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए जो है बनाई गई स्कीम है। इसमें 13,000 करोड़ का जो है वो बजट आउटले रखा गया है, फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्सिडाइज्ड लोन्स 2 लाख रुपए तक के जो है ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये दोनों मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं। और अगर हम देखें तो ये रूरल और अर्बन आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन दोनों को जो है अवेलेबल होगा इंडिया में। और इसके 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जैसे बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ये सब इसमें कवर किए जाएंगे। 5 लाख फैमिलीज़ जो है वो कवर होंगी पहले साल में, और 30 लाख फैमिलीज़ ओवर 5 ईयर्स। अगर हम बेनिफिट्स देखें तो इसमें जो है फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, जो वर्कर्स होंगे विश्वकर्मा वर्कर्स कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, और उनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी इशू किया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन की जाएगी उनकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के साथ। एक टूल किट मिलेगी 15,000 रुपये की। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा 1 लाख का फर्स्ट ट्रांश में, और 2 लाख का सेकेंड ट्रांश में, ठीक है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5% पर। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के इंसेंटिव होंगे उनके पास, और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा उन्हें। टूल किट बुकलेट जो है वो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में निकाली गई हैं, वीडियो कंपोनेंट्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ। स्किलिंग प्रोग्राम भी है इसके अंदर। पार्टिसिपेंट्स को 500 रुपये पर दिन पर डे जो है स्टाइपेंड भी मिलेगा जब वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जनरली ये जो प्रोफेशंस हैं ये ट्रेडिशनल हैं, इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जो है अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है ताकि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यशोभूमि। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर आईआईसीसी, जिसको यशोभूमि नाम दिया गया है, वो न्यू दिल्ली द्वारका में जो है उसको इनाग्रेट किया है। तो यशोभूमि, जिसको हम आईआईसीसी कहते हैं, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है जो कि द्वारका, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस डेस्टिनेशंस, माइस क्या होता है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस डेस्टिनेशन बनेगा ये। इसमें मैग्निफिसेंट कन्वेंशन सेंटर है, मल्टीपल एग्जीबिशन हॉल्स हैं और अदर फैसिलिटीज़ हैं। टोटल बिल्ट अप एरिया इसका लगभग 1.8 लाख स्क्वायर मीटर्स का है, और 5400 करोड़ की कॉस्ट के साथ इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरदार सरोवर डैम, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मासिव अमाउंट्स ऑफ वाटर रिलीज़ किया गया है सरदार सरोवर डैम से, जिसकी वजह से मासिव फ्लडिंग हुई है लो लाइंग एरियाज़ में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में देखते हैं। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा रिवर पर बनाया गया है केवाड़िया में, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। और ये डैम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ये थर्ड हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम इंडिया में है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट देखें जो इसमें यूज़ हुआ है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है आफ्टर ग्रैंड कोली डैम इन यूएसए। इस डैम से जो पावर प्रोड्यूस होती है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 57, 27 और 16 की रेशियो में शेयर की जाती है। अगर नर्मदा रिवर के बारे में देखें तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। नर्मदा कुंड अमरकंटक से राइज होती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लो होते हुए भड़ूच गुजरात के 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाकर ये अरेबियन सी से मिलती है। ठीक है। तो कई वाटरफॉल्स हैं इस रिवर पर, जैसे कि आपके धुआंधार फॉल्स जो कि जबलपुर के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अर्थ को जो है एक स्ट्रॉन्ग कोरोनल मास इजेक्शन ने हिट किया था। तो ये कोरोनल मास इजेक्शंस लार्ज एक्सपल्शंस होते हैं प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के, जो सन के कोरोना से आते हैं और ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस में एंटर करते हैं। और कई बहुत ही बड़ा कोलोसल अमाउंट का मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हैवियर आयंस जो हैं और इवन मैग्नेटिक फील्ड्स, ये रिलीज़ किए जाते हैं सन से। और ये हाई स्पीड में स्पेस में ट्रैवल करते हैं ये इजेक्टेड मटेरियल। और ये जनरली सन के मैग्नेटिक फील्ड के डीस्टेबलाइज होने की वजह से ट्रिगर होते हैं। ठीक है। अब ये सोलर फ्लेयर्स से डिस्टिंक्ट होते हैं। सोलर फ्लेयर्स तो क्या होता है, सडन और इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी और रेडिएशन, जबकि CMEs जो होते हैं एक्सपल्शन ऑफ सोलर मटेरियल होते हैं। ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ के ऊपर, तो अगर हम देखें तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आती हैं इससे, जिससे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड्स को इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पर। फिर नदर्न और सदर्न लाइट्स जो है इससे स्पेक्टेकुलरली दिखती हैं ये। ठीक है। जिनको हम ऑरोरास भी कहते हैं। और रेडिएशन हैजर्ड भी रहते हैं। ठीक है। कई जो रेडिएशन का जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को खतरा रहता है उसकी वजह से। अगर हम सोलर फ्लेयर के बारे में देखें तो ये इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन है जो सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट एक्सप्लोजिव इवेंट्स में से एक होता है। और ये ब्राइट एरियाज ऑफ द सन होते हैं जो कि मिनट से लेके आवर्स तक लास्ट कर सकते हैं। ये कुछ ही मिनट में मटेरियल को जो है मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट कर देते हैं। और ये एक ऐसी बर्स्ट ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में छोड़ते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है एक्सरेज और गामा रेज से। तो ये सोलर फ्लेयर जो है वो विजिबल होती है वाइट लाइट में, लेकिन ये जनरली ब्राइट एक्सरे और अल्ट्रावायलेट एमिशंस में ही नोटिस की जाती है। अब इनका इफेक्ट क्या होता है, ये भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल्स और इवन हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है हार्मफुल होती है स्पेस में। ठीक है। तो हम देखते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक मेजर डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में। ये सोलर विंड में जो है वेरिएशंस की वजह से जो है प्रोड्यूस होती है। तो जो लार्जेस्ट जो ऐसी स्टॉर्म्स हैं वो सोलर कोरोनल मास इजेक्शंस के थ्रू बनती हैं। तो बेसिकली सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस तो जो स्टॉर्म्स हैं जो चलती हैं जो सन से निकलती हैं, लेकिन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो सन के इन स्टॉर्म्स की वजह से अर्थ पर या अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है, अर्थ के एक्चुअली मैग्नेटोस्फेयर में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रेजिमेंट ऑफ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इंडियन आर्मी के लिए क्लियर कर दिया है। तो ये क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये 150 से 500 किलोमीटर अवे तक के डिस्टेंस को जो है वो टारगेट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 350 से लेकर 700 kg ऑफ हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स कैरी करने की है। इसको DRDO ने डेवलप किया है। इसको सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा पावर किया जाता है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स लगे हैं। सो अब हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। ये जनरली अपर लेयर्स ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली लॉन्च किए जाते हैं। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड ट्रैवल करते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड होते हैं, सेल्फ गाइडेड वेपन सिस्टम्स होते हैं और इनको एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स और लैंड से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is sacred ensembles of Hoysala. So this topic is important for your
Art and culture section. So Hoysal Empire temples, the sacred ensembles of Hoysal in Karnataka, they have been listed as the UNESCO World Heritage Sites. So these sacred ensembles of Hoysal were built in 12th and 13th century. So they are represented here by three components of Belur, Helibid and Somnathpur. So the Hoysal temples have a basic Dravidian morphology, and they reflect even other influences, including that of Central India's Bhumija mode, Northern and Western India's Nagar traditions, and Karnataka's Dravid modes of Kalyani Chalukyas. Okay, so these sacred ensembles of Hoysala, they have been on UNESCO's tentative list since 2014, but just last night they have been declared as UNESCO World Heritage Sites. So if we look at Keshava Temple in Belur, then it is also referred to as Vijayanagar Temple of Belur. It is a 12th century Hindu temple in Karnataka, which was commissioned by King Vishnuvardhan in 1117 CE on the banks of Yagachi River in Belur. This temple is devoted to Vishnu, and it narrates scenes from the life of Vishnu and even his reincarnations and the epics like Ramayana and Mahabharata. However, some of the representations of Shiva are also there. Okay. If we look at the Hoysaleshwar temple in Halabid, then it is also referred to as the Halibidu temple, and it is also a 12th century Hindu temple dedicated to Shiva. So it was built in 1121 CE during the reign of Hoysala king Vishnuvardhan Hoysaleshwar. So this temple is the most well known for the more than 240 wall sculptures which run along the outer wall. So the next is Keshav temple, the Somnathpur temple. It is a Vaishnav temple on the banks of river Kaveri in Somnathpur, Karnataka. This temple was consecrated in 1258 CE by Somnath Dandanayaka, who was a general of Hoysal king Nasimha III. So this temple has been built on a high star shaped platform. The western sanctum was a statue of Keshav, which is missing, and the northern sanctum of Janardhan and southern sanctum of Venugopal are all forms of Vishnu. So the next topic is PM Vishwakarma scheme. This topic is important for your economy and governance section. PM Modi has recently launched the PM Vishwakarma scheme in New Delhi on occasion of Vishwakarma Jayanti. So this Vishwakarma in Hindu mythology is seen as the architecture of gods, and who was also the divine carpenter and master craftsman. So what is Vishwakarma scheme? So it was the scheme which was announced first by Prime Minister Modi in his Independence Day speech. So this scheme is also being seen as a means for the government to reach out to the economically marginalized and socially backward communities, particularly the OBC group. So this is a new scheme with an outlay of 13,000 crore rupees, and it is fully funded by the central government. So it aims to provide subsidized loans of up to 2 lakh rupees to traditional artisans and craftsmen. So the scheme also aims at improving the quality as well as reach of products and services of artisans and craftsmen. So the nodal ministry of this scheme is MSME ministry and the Tribal Affairs Ministry. Okay, so the scheme is eligible. If we look at the eligibility and coverage of the scheme, then it is available for rural and urban artisans and craftsmen across India. The list includes 18 traditional crafts like boat maker, armorer, blacksmith, hammer and toolkit maker, etc. 5 lakh families will be covered in the first year, and 30 lakh families will be covered in over the period of next 5 years. And the scheme would register these Vishwakarma workers for free through common service centers using biometric based PM Vishwakarma portal. They will then be provided recognition through PM Vishwakarma certificate and ID card. They will be given skill upgradation involving basic and advanced training, a toolkit incentive of 15,000 rupees, collateral free credit support of up to 1 lakh rupees, and 2 lakh rupees in second tranche at a concessional rate of 5%. Incentive will also be there for digital transactions and marketing support. A toolkit booklet has also been released in 12 Indian languages. Skilling program would also be there, where the participants would be getting a stipend of 500 rupees per day and while undergoing training. So what was the need of this scheme? So professionals who are engaged in traditional crafts and skills for centuries, they are often taught by elders in the family, and they have faced certain problems. These problems include a lack of professional training in their work, or modern tools, or even the issue of distance from the markets relevant to them, and the availability of little capital for investment. Okay.
So the next topic is Yashobhumi. This topic is important for your economy section. So PM Modi has recently inaugurated the first phase of the IICC, that is India International Convention and Expo Center, which has been named as Yashobhumi in New Delhi's Dwarka. So this Yashobhumi or IICC is a state-of-the-art modern convention center which is located in Dwarka, New Delhi. It will be among the world's greatest MICE. MICE is meetings, incentives, conferences, and exhibition destinations. It has a magnificent convention center, multiple exhibition halls, and other facilities. It is built over a total built-up area of more than 1.8 lakh square meters, and the project has been developed around at a cost of 5,400 crore rupees. So the next topic is Sardar Sarovar Dam. This topic is important for your economy section. So the recent release of massive amounts of Sardar Sarovar Dam has massive amounts of water from Sardar Sarovar Dam has caused massive flooding in low-lying areas in Narmada district. So this is a concrete gravity dam, and it is built on Narmada River in Kevadia in Gujarat's Narmada district. So this dam was named after Sardar Vallabhbhai Patel, and it has a length of 1.2 kilometer and a depth of 163 meters. It is the third highest concrete dam in India. The first two ones are of course Bhakra and Lakhwar in Uttar Pradesh. In terms of volume of concrete involved in gravity dams, it is the second largest dam in the world after the Grand Kohli Dam in the US. And the power that is derived from this dam is shared between Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat in the ratio of 57, 27 and 16. So if we look at the Narmada River, it is the largest west flowing river in peninsular India. It rises from Narmada Kund, which is located in Amarkantak, that is in Anuppur district of Madhya Pradesh, at an elevation of about 1057 meters in Maekala range. So this river flows from Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat between Vindhya and Satpura hill ranges before falling into the Gulf of Cambay in Arabian Sea, about 10 km north of Bharuch, that is in Gujarat. It has numerous waterfalls, most notably the Dhuadhar Falls. So the next topic is coronal mass ejection. This topic is important for your science and tech section. So recently Earth was hit by a strong coronal mass ejection, and um, these CMEs are basically large expulsions of plasma and magnetic fields from Sun's corona, which propagate outward into interplanetary space. So during a CME event, the Sun releases a colossal amount of material, including electrons, protons, and heavier ions, as well as magnetic fields. So this ejected material travels at higher speeds into space, and these CMEs are typically triggered by the destabilization of Sun's magnetic fields. The exact mechanism of this CMEs are very complex, but it involves reconfiguration of disruption of magnetic loops on the Sun's surface. So these CMEs are distinct from solar flares, but they often occur together. Solar flares are sudden and intense bursts of energy and radiation, whereas CMEs are the expulsion of solar material. So it causes geomagnetic storms on the Earth, which is basically called which basically disrupts satellite communication, navigation systems, and even power grids. So it also causes aurora, the beautiful or spectacular display of northern and southern lights, which are also known as auroras. So it also causes radiation hazards for astronauts in space or passengers on high altitude flights, which become exposed to these elevated levels of radiation during a CME event. Okay, so what is solar flare? Solar flare is an intense burst of radiation which comes from the release of magnetic energy associated with sunspots. So these flares are our solar system's largest explosive events. They are seen as bright areas in the sun, and they can last from minutes to hours. So in a matter of just few minutes, they heat the material to many millions of degrees, and they produce a burst of radiation across the electromagnetic spectrum. So although solar flares can be visible in white light, they can be noticed through the bright X-ray and ultraviolet emissions only. So what are the effects of solar flare on Earth? So of course, like the CMEs, it also affects the satellite communication, disrupt radio signals, and even pose a risk to astronauts in space. So all these solar flares and CMEs, they cause geomagnetic storm, which is basically a major disturbance of Earth's magnetosphere. And these storms result from variations in the solar wind, which produce significant changes in the currents, plasmas, and fields in the Earth's magnetosphere. So the largest such storms are associated with solar coronal mass ejections than the solar flares. Okay.
So the next topic is Pralay ballistic missile. This topic is important for your security section. Recently, Defense Ministry has cleared the proposal of buying a regiment of Pralay tactical ballistic missiles for the Indian Army. And this is a quasi-ballistic surface-to-surface missile which can hit targets between 150 to 500 kilometers range. This missile can hit 350 to 700 kg of high-grade explosives. It is developed by the DRDO and it is powered by a solid propellant rocket meter and other new technologies. So this the missile guidance system also in this Pralay ballistic missile includes state-of-the-art navigation and integrated avionics. So if we look at the ballistic missiles, they are launched directly into the upper layers of Earth's atmosphere. They travel outside the atmosphere, but where the warhead detaches from the missile and falls towards a predetermined target. They are rocket propelled, self-guided weapon systems, and they can be launched from aircrafts, ships, submarines, and even land. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.